जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है काफी शानदार टॉपिक है। आज हम क्लास 12th का जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका जो 12वां लेसन है एसबीपीडी बुक का, उसका नाम है आपको औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। आज हम इसी के 60 MCQ प्रश्न जो है वो आपको लेकर आए, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी आपको महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये भी क्या है कि टॉपिक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है साथियों वो क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टॉपिक को कि हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो साथियों सबसे पहला प्रश्न क्या है कि 7 द्वीपों का नगर जो है वो आपको किसे कहा जाता है। तो देखिए, 7 द्वीपों का नगर पूछे तब या 7 टापुओं का नगर पूछे तब, तो यह जो कहा जाता है ना साथियों वो आपको बंबई को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, ये आपको सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि बंबई को 7 द्वीपों का नगर भी कहते हैं। इसके अलावा भारत का प्रवेश द्वार भी जो है वो आपको कहते हैं। बंबई को ही भारत का हॉलीवुड जो है वो आपको कहा जाता है। और फिलहाल बंबई का जो नया नाम है वो आपको मुंबई है, जो कि आपको भारत की क्या है कि आपको वित्तीय राजधानी है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको कोलकाता। तो देखिए, कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जो है वो आपको जाना जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है कि बताइए डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको कोलकाता को। उसके बाद है गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे क्या है कि आपको छोटा राज्य है। उसके बाद है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की क्या है कि आपको राजधानी है। और औपनिवेशिक काल में यह हमारा क्या था कि कभी आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो आपको हुआ करती थी। तो साथियों, एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में क्या करना है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, सॉरी, निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले, ठीक है ना, वो आपको कहाँ बसे, यह पूछा जा रहा है। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार व्यवसाय करने के लिए आई थी प्रारंभ में, तो इसके जो एजेंट थे सबसे पहले कहाँ बसे थे, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई कह रहा है, ऑप्शन डी जो है मद्रास। तो साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको मद्रास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर बात आई ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो साथियों, एक चीज याद रखना कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी जो स्थापना होती है ना, वह याद रखिएगा, वह आपको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या कहेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है किसके आज्ञा पत्र द्वारा, तो याद रखेंगे महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ क्या कहेंगे कि आपको जो प्रथम है क्या है, एलिजाबेथ प्रथम, इसी के आज्ञा पत्र द्वारा क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका उद्देश्य होता है भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करना कि आपको व्यापार करना। लेकिन सैन्य सैन्य इसकी स्थिति बदलती है और वह भारत पर क्या होता है कि आपको एक व्यापारी वर्ग के साथ साथ क्या होता है कि शासक वर्ग की तरह यह शासन करने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में कितने साझेदार थे। तो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में जो थे 217 क्या थे कि आपको साझेदार थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ देखिए एक ऑप्शन है आपको दिल्ली, क्या है दिल्ली। तो दिल्ली जो है आपको भारत की राजधानी जो है वो आपको रही हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आएगी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब तक थी। तो साथियों, दिल्ली जो है भारत की राजधानी वो आपको 1912 से 1931 तक रहा था। तो यहाँ से एक बात आती है कि कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी वह कब हुई थी, तो यह आपको 1911 ईस्वी में। तो देखिए, इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ना सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। यानी कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होती है 1911 में, लेकिन राजधानी बनती है कब जानते हैं, तो वह आपको 1912 में। उसके बाद है मुंबई, इसके बारे में अभी सब कुछ बताया है, ठीक है ना। फिर है आपको मद्रास आया ऑप्शन में। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मद्रास है ना, तो मद्रास में एक किला है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस किला का नाम है सेंट जॉर्ज किला। क्या नाम है उसका, सेंट जॉर्ज किला। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाएगा कि बताइए सेंट
जॉर्ज जो आपको किला है वो कहाँ है, तो हम कहेंगे आपको मद्रास, और मद्रास का ही जो नया नाम है वो आपको क्या जानते हैं, वो आपको चेन्नई है। तो मद्रास का नाम चेन्नई कब कर दिया जाता है, तो 1969 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देखना है। तो साथियों, 2 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 3 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन कह रहा है आपको कस्बा, गंज, सिविल लाइंस, व्हाइट टाउन। ठीक है ना। इसमें जो दिए गए ऑप्शन है उसमें जो सबसे बेहतर ऑप्शन है इसका वो है आपको सिविल लाइंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि सिविल लाइंस किसको कहा जाता है, प्रश्न तो पूछा जाएगा। तो देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि आपको देसी निवासियों से दूर अपना एक पृथक निवास स्थान बसाया, जिसे ही आपको कहा गया सिविल लाइंस। फिर यहाँ से व्हाइट टाउन, इसे भी समझ लीजिए। तो देखिए व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन, इस दोनों की जो अवधारणा है ना वो आपको मद्रास नगर में क्या हुआ था कि आपको सबसे पहले आपको विकसित हुआ था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन की जो अवधारणा है वो कहाँ विकसित हुई थी, तो आप क्या कहोगे, मद्रास में विकसित हुई थी। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे, क्या जानते हैं कि ब्लैक टाउन में कौन रहते थे। तो देखिए, तो ब्लैक टाउन में आपको देसी निवासी रहते थे, यानी कि जो भारत के लोग थे, जबकि आपको व्हाइट टाउन में यूरोपीय लोग रहते थे, गोरे लोग रहते थे। तो यहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात है कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता था, तो उसको गंज कहा जाता था। तो ये सब आपको अच्छे से देखना। और आपके एग्जाम में पूछे गए कितना बार ये क्वेश्चन कि जो छोटे अस्थाई बाजार होते थे उस छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता था। तो साथियों, छोटे अस्थाई बाजार को जो है ना वो आपको गंज कहा जाता था। तो आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 4 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है। तो साथियों, विक्टोरिया टर्मिनल जो है ना वह आपको नवगथिक शैली की क्या है कि आपको इमारत है। तो फिर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो आपको है कहाँ। तो साथियों, ये जो विक्टोरिया टर्मिनल है यह आपको मुंबई में है। क्या है, मुंबई में। लेकिन अब जो है इसका नाम बदल दिया गया है। क्या है, बदल दिया गया है। इसका नाम जो है आपको छत्रपति शिवाजी, क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है आपको कर दिया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी जो आपको टर्मिनल है, क्या है, टर्मिनल है। ठीक है ना। यह आपको विक्टोरिया टर्मिनल का नाम कब किया गया था, 1996 में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि फिर से इसका नाम बदला जाता है, आपको कब जानते हैं, 2017 में। कितना में बदला जाता है, 2017 में। और इसका नाम फिर से किया जाता है आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो आपके एग्जाम में अगर प्रश्न कर लिया जाए कि बताइए कि विक्टोरिया टर्मिनल का नया नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और शिवाजी थे कौन, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है ना। तो इन्हीं के सम्मान में विक्टोरिया टर्मिनल का जो नाम है वो आपको बदल कर क्या कर दिया गया है, तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है इसको क्या हुआ था कि आपको यूनेस्को की विरासत सूची में, मतलब आप हम ऐसे पढ़ेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है इसे यूनेस्को की विरासत सूची में जो है 2004 में क्या किया गया था कि आपको शामिल किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न है साथियों कि ये जो यूनेस्को है यह क्या है। तो देखिए, यूनेस्को जो है आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको 1946 में स्थापित हुआ था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है वो आपको पेरिस के अंदर है। तो साथियों, 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो कुछ भी आपको एनालिसिस करके बताया जा रहा है आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। और देखिए, अभी रात जो है 12:30 हो रही है और इस अवधि में आपके लिए जो है वो आपको वीडियो जो है वो आपको बन रही है। तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, हमारे लिए भी मेहनत करना है। आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो। चलिए अब हम चलते हैं 5 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो आपको कब हुआ था। ऑप्शन कह रहा है 1910, ध्यान से सुनिए, 1912, 1911, 1914। तो देखिए, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपको है कहाँ। तो देखिए, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है साथियों वो आपको मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि गेटवे ऑफ इंडिया की जो
नींव पड़ती है वह कब पड़ती है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की नींव साथियों 1911 ईस्वी में जो होती है वो आपको पड़ती है। तो फिर ऐसे एक प्रश्न और आएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो नींव है किसके स्वागत में पड़ा था? तो देखिए, तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो नींव पड़ी थी वो आपको जॉर्ज पंचम और आपको मेरी के स्वागत में, किसके स्वागत में? मेरी के स्वागत में। तो देखिए, तो ये जो जॉर्ज पंचम है यह ब्रिटेन के राजा थे और उनकी पत्नी जो थी वो आपको मेरी थी। तो यही दोनों जब भारत आए थे तो इन्हीं के स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया की नींव 1911 में पड़ती है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1913 में शुरू किया जाता है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह बनकर जो तैयार होता है ना पूर्ण रूप से साथियों, वह आपको 1924 में, कितना में? 1924 में। तो मेरे भाई, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो अगर 1911 ऑप्शन में नहीं रहे, ठीक है ना, तो आप 1924 मारेंगे। तो फिर आपका यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर 1911 रहे, 1924 रहे, तब क्या मारेंगे? तो आपको 1924 मारना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कब पड़ी थी, तब 1911 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है उसका निर्माण कब हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? 1924 में। कितना में? 1924 में, ठीक है ना, पूर्ण रूप से। और गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार थे वो आपको जॉर्ज विटेट थे। कौन थे? जॉर्ज विटेट। तो यहाँ से कभी कभी इसके वास्तुकार के नाम भी जो है वो आपको पूछे जा सकते थे। साथ ही इसके वास्तुकार जो थे वो आपको जॉर्ज विटेट थे। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये आपको किस शैली में बनी हुई इमारत है? तो साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपको इंडो सारा सैनिक शैली में, क्या कहेंगे? इंडो सारा जो सैनिक शैली है उसी इंडो सारा सैनिक शैली में जो है यह आपको गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपको बना हुआ है। इसके अलावा होटल ताजमहल, तो यह भी आपको इंडो सारा सैनिक शैली में बना हुआ है। तो जैसा भी प्रश्न है आपको अच्छे से देख लेना है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। 6ठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है साथियों, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो अभी बताए थे कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपको मुंबई में क्या है? स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोलकाता के बारे में। तो देखिए, कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है आपको दिल्ली। दिल्ली जो है वो आपको यमुना नदी के तट पे है। उसके बाद जो है आपको यहाँ देख रहे हैं मद्रास, क्या है? मद्रास। तो मद्रास जो है समुद्र तट के किनारे है, क्या है? समुद्र तट के किनारे है, ठीक है ना। और यह जो है मद्रास, यह आपको बंगाल की खाड़ी से सटे, क्या है? बंगाल की खाड़ी से जो है ये आपको लगा है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि तमिलनाडु जो है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों से क्या है कि आपको लगा हुआ है। दक्षिण में जो तमिलनाडु है हिंद महासागर से, बाकी जो इसका ऊपर का हिस्सा जो है पूर्व तरफ की वो है आपको बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ। तो ये जो मद्रास है ना वह आपको क्या है कि समुद्र तटीय क्या है कि आपको राजधानी यानी कि चेन्नई, इस बात को आपको याद रखना है। बाकी ये जो सभी देख रहे हैं ये सभी जो है भारत के आपको 4 बड़े महानगर है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो यह सब इसकी विशेषता है जिसे आपको जान लेना है। और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1924 में। नींव कब पड़ा था? 1911 में, अभी बताए थे। तो यह सब आपको देख लेना है। तो ये जो 6 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 7 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस वायसराय के काल में कलकत्ता, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, मद्रास, बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, जॉन लॉरेंस, उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जब आपको क्या थे कि भारत के वायसराय थे, ठीक है ना, 1856 से ये 1862 के बीच में जो है वो आपको भारत के वायसराय रहे थे। तो इसी बीच में आपको कलकत्ता, मद्रास तथा क्या जानते हैं कि बंबई हाईकोर्ट की स्थापना होती है कब? तो आपको 1862 में। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वह आपको कौन है? तो साथियों, देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहेंगे तो वो आपको कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कि आपको सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। उसके बाद पूछेंगे कि देश का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन है? तो साथियों, देश का जो सबसे नया उच्च न्यायालय है वह है आपको कौन जानते हैं? वह है आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। यहाँ से एक बात आती है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2019 में, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर इसमें और भी क्या है कि आपको
जो है गवर्नर जनरल, उनके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो आपको क्या थे, तो कहेंगे बंगाल के ये आपको अंतिम क्या थे कि आपको गवर्नर थे। इस बात को आपको याद रखना है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर, ठीक है ना। देखिए हम सारे चीज लिख दे रहे हैं, जो चीज आपको अच्छा लगेगा वो आपको लिख लेना है। देखिए तो बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेंगे तो हो जाएगा कौन, जानते हैं, तो वो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ से ये भी चीज याद रखिएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और साथ साथ क्या कहेंगे जानते हैं, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है आप लोग बताएंगे। लॉर्ड डलहौजी थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं, तो देखिए ये जो डलहौजी साहब है इनका कार्यकाल 1848 से 1800 क्या है कि आपको 56 है। और ये भारत में सबसे ज्यादा जो जाने जाते हैं ना, ये आपको राज्य हड़प नीति के लिए, किसके लिए जाने जाते हैं, राज्य हड़प नीति। और राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य था वो आपको कौन था जानते हैं, तो वो आपको सतारा था। तो यहाँ से इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि राज्य हड़प नीति का शिकार पहला राज्य कौन था, तो आप क्या कहोगे, वो आपको सतारा था। और सतारा को 1848 में राज्य हड़प नीति के तहत क्या हुआ था कि आपको हड़प लिया गया था। उसके बाद क्या है कि आपको एक अवध के बारे में याद रखिएगा। अवध राज्य हड़प नीति का शिकार अंतिम राज्य था, जिसे 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था। दूसरी बात कि भारत में क्या है कि डलहौजी को रेल, डाक और तार का क्या कहा जाता है कि आपको जनक कहा जाता है। तो ये सारे चीज आपको याद रखने हैं। तो साथियों 7 का जो सही आंसर होगा ना वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 8 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को कब बनाया था, तो देखिए तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था कि एक प्रावधान लाया गया था, जिसके तहत क्या था कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको बदलना था। तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाया था वो आपको 1835 में। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो आपको कब लागू की गई थी, वो आपको 1835 में। किसके द्वारा, वह है आपको लॉर्ड विलियम वेंटिक। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि इस समय वही जो था आपको बंगाल का क्या था कि आपको अंतिम गवर्नर और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वेंटिक। तो इसी लॉर्ड विलियम वेंटिक ने क्या किया कि आपको लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर, किसके अनुशंसा पर, तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले, इसी के अनुशंसा पर भारत में क्या हुआ था कि आपको अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर लॉर्ड मैकाले कौन था, तो देखिए तो भारत में गठित जो प्रथम विधि आयोग था उसके ये क्या थे कि आपको पहले अध्यक्ष थे, यानी कि इंडियन पेनल कोड जो है उसको तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो वो आपको लॉर्ड मैकाले थे। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा विलियम वेंटिक जो है वो भारत में क्या किया था कि आपको सती प्रथा, क्या है, सती प्रथा को जो है वो आपको प्रतिबंधित किया था 1829 में। इसलिए भी ये जाने जाते हैं किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए 1813 में चार्टर एक्ट अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था जानते हैं कि आपको भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे क्या कर लिया गया कि आपको छीन लिया गया। और कहा गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी भारत में क्या करेगी, व्यापार करेगी। ईसाई पादरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति जो है वो आपको दी गई। उसके बाद है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में क्या होता है कि आपको ये जो कंपनी होती है उस कंपनी को कहा जाता है कि आप अब व्यापार न करें, अर्थात कंपनी के व्यापारिक अधिकार को छीन लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप केवल ब्रिटेन की ओर से क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो देखिए तो इसमें से जो भी कुछ ऑप्शन के बारे में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आगे जाइएगा कंपटीशन में भी काफी ज्यादा इससे प्रश्न आते हैं। तो साथियों 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 9 में, क्या कर रहा है और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि देखिए इसका जो है थोड़ा सा डीप एनालिसिस दे रहे हैं, क्योंकि यह समझे कि एक प्रकार से चैप्टर जो है वो आपको हो रही है, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला जो था वह कौन था, यानी कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वह कौन किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुंडो, वारेन हेस्टिंग्स, आयरकुट। तो देखिए तो बक्सर के युद्ध में जो आपको अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो।
फिर यहाँ से साथियों एक प्रश्न आता है कि बक्सर का युद्ध जो है वो आपको कब लड़ा गया था, तो याद रखेंगे 22 और 23 अक्टूबर, ठीक है ना, 1764 को। देखिए युद्ध जो होता है कभी भी अकेले नहीं होता, इसमें भी आपको दो पक्ष था। क्या था? दो पक्ष था। एक तरफ जो था ना वो आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए एक तरफ कौन था, तो कहेंगे आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। साथियों ये सब आपके एग्जाम में आएंगे, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख कर जो है आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या कहेंगे, तो आपको कंपनी एक तरफ यह था। दूसरी तरफ जो था साथियों वो कौन था, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दूसरी तरफ देखिए आपको बंगाल का क्या था कि आपको नवाब थे, ठीक है ना। कौन थे? बंगाल का नवाब। इसके अलावे बंगाल के नवाब के अलावे आपको अवध के नवाब थे। क्या थे? अवध का जो नवाब था वो भी साथ में था, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है, कौन था, तो कहेंगे अवध का नवाब था, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अवध का नवाब। उसके बाद है साथियों आपको इधर मुगल बादशाह भी थे। क्या थे? मुगल बादशाह। ये तीनों जो था ना वो आपको एक तरफ था। क्या है? एक तरफ था। इसको आपको सबसे पहले जानना है कि ये जो तीनों है वो क्या था, एक तरफ, मतलब तीनों का संयुक्त सेना साथ में था। और इधर जो देख रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अकेली थी, लेकिन इसके नेतृत्व करता मुन्नो जो थे होशियार थे। क्या थे? होशियार थे। तो देखिए इधर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का इस युद्ध में जो होता है वो आपको जीत होती है, ठीक है ना। पहला बात याद रखिएगा। दूसरी बात की ये जो बंगाल के नवाब है उस समय कौन होते हैं, तो वो आपको मीर कासिम होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है कि बंगाल का नवाब कौन होता है, मीर कासिम, ठीक है ना। उसके बाद आपको अवध का नवाब जो होता है वो आपको शुजा उदौला होता है। कौन होता है? शुजा उदौला। इस बात को याद रखना है। उसके बाद जो है आपको मुगल बादशाह वो आपको शाह आलम द्वितीय होता है। चलिए, तो ये तीनों का संयुक्त सेना एक साथ था और इधर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले थी, लेकिन फिर भी इसने इस युद्ध को जीता। और इस युद्ध को जीतने के बाद इसने क्या किया कि आपको 1765 में इलाहाबाद की संधि की। और इस इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है दीवानी अधिकार जो होता है उसे क्या होता है कि आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो आपको एक व्यापारी कंपनी के साथ साथ क्या होता है कि आपको भारत में जो राजनीति होती है उस राजनीति में भाग लेने वाली यह क्या हो जाती है कि आपको कंपनी बन जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है कि बताइए कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपको व्यापारी वर्ग के साथ साथ भारत में के जो राजनीति है उसमें हस्तक्षेप करने लगा था, तो कहेंगे आपको 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद और इलाहाबाद के संधि से, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध के बारे में आपको एक चीज और याद रखना है, ठीक है ना, कि बक्सर के युद्ध के बाद ही जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी उस संधि के द्वारा ही बंगाल में जो होता है वो आपको द्वैध शासन लागू किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्योंकि इलाहाबाद के जो संधि होते हैं वो आपको रॉबर्ट क्लाइव और आपको इधर मुगल बादशाह और आपको अवध के जो नवाब होते हैं उनके बीच होता है। तो बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का जो श्रेय जाएगा कंपनी के काल में वो किसे जाएगा, तो वह आपको रॉबर्ट क्लाइव को जाएगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखना है। और उस समय बंगाल में द्वैध शासन जो लागू हुआ था 1765 से 1772 तक लागू रहा था। तो लागू किया था बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने, जबकि इसको समाप्त किया था वो आपको वारेन हेस्टिंग्स ने। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको बी हो जाएगा। और पूछेंगे 1757 के जो प्लासी के युद्ध है उस प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडो, ठीक है। ये जो देख रहे हैं 9 इसका सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 10 में कहा कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला, देखिए अभी पूछ ही दिया, अभी जस्ट बताए थे। तो साथियों बंगाल में जो है द्वैध शासन वो आपको 1765 से 1772 तक चला था। तो बंगाल में ये जो द्वैध शासन है इसको जो लागू करता है वो आपको कौन, तो देखिए इसको लागू करने वाला था आपको रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। जबकि इसको बंगाल में जो अंत किया था वो आपको वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। चलिए अब देखिए, तो यहां से एक बात आएगी कि द्वैध शासन है क्या, ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा क्या। तो देखिए जब एक ही जनता दो अलग अलग लोगों के द्वारा शासित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, द्वैध शासन कहा जाता है। तो साथियों जब बंगाल में क्या हुआ था कि आपको द्वैध शासन लागू हुआ था ना, तो क्या था कि आपको जो दीवानी मामला है, जो धन संपत्ति से जुड़ा मामला है वह कंपनी अपने पास रखा। जो निजामत का मामला है, प्रशासन का मामला है, शासन चलाने का जो सिस्टम है
ठीक है ना, लोगों के कल्याण वाली जो बातें हो गई, वो सब जो है किसे दे दिया, आपको नवाब को दे दिया, जो कि बिना राजस्व के ये सब कभी संभव था ही नहीं। तो ये जो कंपनी वाला है वो काफी ज्यादा तेज था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि बंगाल में जैसे ही द्वैत शासन लागू हुआ, जो कंपनी के आदमी थे वो भ्रष्टाचार में क्या हो गए, लिप्त हो गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स जो होते हैं, आपको क्या कहते हैं कि द्वैत शासन को समाप्त करते हैं, और उसके जगह जो था एक नई व्यवस्था को लेकर आते हैं। तो द्वैत शासन को समाप्त इसलिए कर दिया जाता है ताकि कंपनी के जो अधिकारी है वो आपको भ्रष्टाचार से क्या रहे, कि आपको मुक्त रहे। तो ये जो 10 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और जहां दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस को डीप कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम कम ही कम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 11 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है वो आपको इंग्लैंड से जो है वो आपको ली गई। देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पर जो है टाइप कर दिया हुआ है। देखिए कह रहा है संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संघीय प्रणाली, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। तो साथियों ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ना, इसको हम लोग उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहते हैं, बताइए तो कहेंगे उत्तरदायित्व शासन प्रणाली जो है, इससे क्या होता है कि आपको कहा जाता है। इसके अलावा साथियों इसको मंत्री मंडलीय शासन प्रणाली जो है, यह भी इसे क्या होता है कि आपको कहा जाता है। तो यह भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, आपको संसदीय शासन प्रणाली को, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ क्या जानते हैं, ये जो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये आपको पूरे दुनिया में ब्रिटेन की देन है, ठीक है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो होते हैं क्या होते हैं, तो कार्यपालिका जो होते हैं वो आपको विधायिका के प्रति क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं। फिर मूल अधिकार, ये आपको अमेरिका से लिया गया, कहां से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद है संघीय शासन प्रणाली भारत में, वो आपको कनाडा से जो है वो आपको प्रेरित है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायपालिका की जो बात है वो आपको अमेरिका से जो है वो आपको प्रेरित है। क्या है, प्रेरित, मतलब कि भारत में जो आपको सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ से प्रेरित है, तो आपको अमेरिका से। और जहां पर संघीय शासन व्यवस्था होती है वहां न्यायपालिका जो होती है आपको सर्वोच्च होती है, और उस न्यायपालिका से बड़ा उस देश में जो होता है वो आपको क्या होता है कि कोई न्याय करने वाली संस्था जो होती है वो आपको नहीं होती है, और उस देश में संविधान जो होती है वो आपको सर्वोच्च होती है। तो ये न्यायपालिका भी संविधान के अनुसार ही क्या करती है कि आपको निर्णय करती है। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 12 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो किला है वो किस नगर में बनाया गया था। तो देखिए कह रहा है कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बम्बई। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपको मद्रास। अगर मद्रास ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप मारोगे चेन्नई। क्या है, चेन्नई। तो देखिए तो इसमें जितने भी नगर दिए गए हैं सब नगर में कोई ना कोई क्या है कि आपको किला है। क्या है, किला है। तो देखिए किस नगर में कौन से किला है इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए कोलकाता में, तो कोलकाता में जो है साथियों वो आपको फोर्ट विलियम है। क्या है, फोर्ट विलियम। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम जो है वो आपको कहाँ है, तो क्या कहोगे, तो आपको कोलकाता में। दिल्ली में आइएगा तो आपको सबसे फेमस जो है वो आपको इंडिया गेट। क्या है, इंडिया गेट जो है वो आपको यही है। क्या है, यही है। इसके अलावा आपको कनॉट पैलेस, क्या है, कनॉट पैलेस जो है वो अभी आपको कहाँ है, तो आपको दिल्ली में। क्या है, दिल्ली में है, ठीक है ना। इसके बाद आइएगा आपको मुंबई में। तो मुंबई में जो है आपको विक्टोरिया टर्मिनस, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, ठीक है ना। तो विक्टोरिया टर्मिनस का ही नया नाम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जो कि आपको मुंबई में है। इसके अलावा आपको होटल ताजमहल, क्या कहेंगे, होटल ताजमहल, जो कि लोग इसके दीदार करने दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा सबसे फेमस जो है वो आपको गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो साथियों ये सभी इमारत के बारे में आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस, होटल ताजमहल, ये सब कहाँ है। आप कहोगे कि सर ये सब मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है ना। इंडिया गेट, कनॉट पैलेस, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, ये सब कहाँ है, तो आपको दिल्ली में है। मद्रास में कहेंगे तो आपको कनॉट पैलेस, या उसी को कहते हैं, सॉरी
ये जो मद्रास है, इस मद्रास में आपको मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज, या हम कहेंगे सीधे क्या कि सेंट जॉर्ज का किला। उसके बाद कलकत्ता में जो सबसे फेमस है वो है आपको फोर्ट विलियम। तो साथियों, यहाँ से जो कुछ भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 13 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत सर्वेक्षण, इसका हिंदी नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी तो पूछा जा सकता है। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं आप भारत सर्वेक्षण, इसकी जो स्थापना की जाती है ना, वो आपको 1878 में, इस बात को आपको याद रखना है। भारत सर्वेक्षण या सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, वो आपको कहाँ है। तो साथियों, इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको कहाँ है, तो यह आपको देहरादून में, ठीक है ना। तो कभी कभी इसका जो है मुख्यालय भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यह है आपको देहरादून। और यह जो संस्था है ना, भारत में मानचित्र बनाने का क्या करती है, कि आपको कार्य करती है। तो अंग्रेजों ने जब भारत में क्या किया कि नगरों को बसाया, तो उसने क्या किया कि सबसे पहले मानचित्र निर्माण का कार्य जो है वो करवाया। उसके बाद भारत में क्या है कि नगरों को बसाया। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। फिर देखिए 1757 प्लासी का युद्ध इसमें होता है, 1857 में सिपाही विद्रोह होता है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से देख लेना है। तो 13 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन। चलिए 14 में कह रहा है कि कोलकाता में अंग्रेजों की जो किलेबंद बस्ती था उसका नाम क्या था, अभी बताए हैं। तो कोलकाता में जो अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती थी उसका नाम है आपको फोर्ट विलियम। क्या है, फोर्ट विलियम। और यह फोर्ट विलियम जो है आपको कब बनता है, तो 1781 में यह बनकर तैयार होता है, ठीक है ना। जो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपको क्लर्क लोग होते थे, लेखाकार लोग, उनका क्या हुआ करता था कि आपको कार्यालय हुआ करता है। तो उसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला, यह आपको मद्रास में है, ठीक है ना। उसके बाद है फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला, ठीक है ना। तो वह आपको जो है कहाँ है जानते हैं, तो वह आपको यानी कि सॉरी फोर्ट सेंट जॉर्ज ये तो हो गया कि आपको मद्रास में, क्या है, मद्रास में, ठीक है ना। यहाँ डेविड दिया हुआ है तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो यहाँ से अंग्रेज जब भारत आया तो उसने अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई सारे नगरों को क्या किया कि आपको बसाया, और अपने रहने के लिए उसने क्या किया कि किलेबंद बस्तियों का निर्माण किया ताकि आपको देशी निवासियों से उसे सुरक्षा मिल सके। तो इसी को कहा गया, आपको क्या जानते हैं, तो आपको यानी कि किला सब। तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम वो आपको कलकत्ता में, उसका फोर्ट सेंट जॉर्ज ये आपको मद्रास में, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है, तो यह है आपको पश्चिम बंगाल। तो देखिए राइटर्स बिल्डिंग जो है यह पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपको क्लर्क लोग होते थे उसके कार्यालय हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल यह जो है पश्चिम बंगाल जो सरकार है उसका क्या है कि आपको सचिवालय है, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग क्या किए जानते हैं कि आज के सेशन में 1 से लेके 15 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग क्या किए कि आपको एनालिसिस किया, ठीक है ना। क्योंकि यह आपको चैप्टर जो है आपको चल रहा है, ठीक है ना। इसमें हम डायरेक्ट एमसीक्यू आपको नहीं बता रहे हैं, थोड़ा डीप एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग इसके 4 क्लास करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है ना। 1 से 15, फिर आपको 16 से क्या हो जाएगा कि आपको 30, फिर आपको 31 से क्या हो जाएगा 45, और फिर आपको 46 से 60, यानी कि इसके जो है आपको 4 क्लास मिलेंगे। तो एक क्लास आपको जो है मिल चुके हैं, दूसरा क्लास जो होगी फिर नेक्स्ट डे मिलेगी, उसके नेक्स्ट डे तीसरा क्लास, उसके नेक्स्ट डे जो है चौथा क्लास मिलेंगे। और सारे में हम लोग क्या करेंगे कि आपको अच्छे से जो है सभी चीजों का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जिस हिसाब से रहेगा टाइमिंग उस हिसाब से लगता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या किए कि 1 से लेके 15 तक का एनालिसिस किया, और आप लोगों को एनालिसिस कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अगर आप इस एनालिसिस को पूरा देखते हैं, एक भी ऐसे प्रश्न नहीं है जो आपके बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाए और आपको न आएगी, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदाई। टेक केयर ऑल ऑफ यू।